तो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्ट के मैनेजमेंट की बातें स्टार्ट की थी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मैनेज करनी होती है। यहाँ से हमने बात क्लास स्टार्ट की बात हमने स्टार्ट की थी। हमने सबसे पहले बात की कि हमारे पास 4 P's है जिनकी अपन बात करते हैं: पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड प्रोजेक्ट। 4 हमने बातें की थी। इसके बाद हमने बात की कि जो डिफ़िकल्टीज है सॉफ्टवेयर टीम को मैनेज करने में या टीम के बारे में, वो कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज हैं, वो हम डिटेल में बात कर रहे थे। इसके बाद हम आ गए कि जब हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करनी है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स हमारे कौन कौन से हैं, किन किन चीज़ों की हम बात करते हैं, ये हमने डिटेल में बात की थी। हमने कहा था कि हम जब बात करेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसर्न्स की तो हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की क्वालिटी की हम बात करते हैं, रिस्क असेसमेंट की हम बात करते हैं, हम रिस्क को मेजर करते हैं, मेजरमेंट हम हर चीज़ को एवालुएट करते हैं, मेजर करते हैं, नाप तोल की कोशिश करते हैं, मापने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन जब भी हम कभी काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो हमारा खर्चा कितना आएगा, क्योंकि खर्चे के हिसाब से ही हमारा सारा काम चलेगा। कितना खर्चा आपका है, कितना आपको प्रॉफिट उसमें ऐड करना है, तो आप क्लाइंट से क्या चार्ज करेंगे, वो सारा वहीं से आपका निकल के आएगा। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग से हमारा मतलब है कि कब आपका प्रोजेक्ट किस पर्टिकुलर स्टेज पर होगा, कब आप क्लाइंट को आपका प्रोडक्ट देंगे, वगैरह वगैरह। फिर हमने कस्टमर कम्युनिकेशन की बात की। हमने कहा था कम्युनिकेशन आपका एक अम्ब्रेला एक्टिविटी की तरह होता है, हम शुरू से एंड तक इसको लेकर चलते हैं, राइट। स्टाफिंग हमारे पास है। अदर रिसोर्सेज की हमने बात की, किट्टू जी ने कहा था जब स्टाफिंग की बात कर रहे हैं तो अदर रिसोर्सेज की कैसे बात हो गई। हमने डिस्कस किया था कि भाई अदर रिसोर्सेज के साथ में और भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। किट्टू जी का कहना था कि अदर रिसोर्सेज सारे स्टाफिंग में ही आ गए। हम डिस्कस कर रहे थे, हमने कहा कि नहीं साहब, हार्डवेयर रिसोर्स भी हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, जिनकी हमें बात करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसके बाद हमने कहा था प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, कि हम प्रोजेक्ट को लगातार मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर हमें करना ज़रूरी है। अगर हमने मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट का छोड़ दिया तो कभी कभी हमारा प्रोजेक्ट एकदम आउट ऑफ द वे निकल जाता है। आउट ऑफ द वे हर तरीके से, शेड्यूल से भी हो सकता है, बजट से भी हो सकता है, और हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट से आउट ऑफ द वे हो जाए। हो सकता है कि जो आप बनाना चाह रहे हैं वो नहीं बनकर कुछ और बन जाए, कोई और जो रिक्वायरमेंट आप बनाना चाह रहे हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो और आपका प्रोजेक्ट एक अलग ही डायरेक्शन में काम करने लग जाए। हमने कहा था कि इन तमाम चीज़ों को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमने बात की थी कि हम जब प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर रहे हैं, प्रॉब्लम के डिफ़ाइन करने में 2 चीज़ें हमारे पास होती है: एस्टेब्लिशिंग स्कोप एंड डीकम्पोजिशन। एस्टेब्लिशिंग स्कोप में हमने कहा कि भाई हम बाउंड्री सेट करते हैं, हम व्हाट टू डू और व्हाट नॉट टू डू दोनों की बात करते हैं। और हम ये भी बात कर रहे थे कि भाई व्हाट नॉट टू डू इज़ मोर इम्पोर्टेंट। व्हाट टू डू तो जनरली आपको आपका क्लाइंट बताता है, व्हाट टू डू तो जनरली आपका क्लाइंट आपको बताता है, जैसे भी टूटा फूटा बताए, मोटे तौर पर एब्स्ट्रैक्ट व्यू बताए, आप उसकी डेप्थ में जाकर उसे समझाते हैं भाई इसकी डेप्थ में हमारा ये काम है। लेकिन व्हाट नॉट टू डू जनरली आपका क्लाइंट आपको नहीं बताता। व्हाट नॉट टू डू इज़ टू बी डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट टीम और द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग टीम, और यू कैन से द एनालिसिस टीम। वो आपका जो स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको डिफाइन करके देंगे कि भाई ये तमाम काम हमें करना है। और वहीं पर एक आपका ऑप्शन आपकी बाउंड्रीज के लिए भी होगा कि ये तमाम काम जो है ये हमें नहीं करना है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है जब भी अपन बात करते हैं, राइट साथियों। देन हमने कहा था डीकम्पोजिशन। आपके प्रोजेक्ट को आपको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डीकम्पोज करना पड़ेगा। एक कंप्लीट प्रोजेक्ट, अगर हम कहें कि एक प्रोजेक्ट आपका 100 लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और 1 साल का है, 1.5 साल का है, 2 साल का प्रोजेक्ट है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि पूरे प्रोजेक्ट को आप एक साथ साथ में लेके चल सकें। उस प्रोजेक्ट को आपको कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा, कम कंपोज डिकम्पोज करना पड़ेगा। जब तक आप उसे डिकम्पोज नहीं कर सकते, पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तब तक वो उस प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डीकम्पोजिशन यहाँ पर आपके स्कोप को डिफ़ाइन करने के लिए, प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। इसके बाद हमने कहा था कि जो आपकी प्रॉब्लम
और प्रोसेस है उसको हम एक शीट के अंदर बनाते हैं। ऐसा एक एग्जाम्पल शीट हमने देखा था कि भाई आपके पास जो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है और उसके क्या क्या प्रोसेस हैं वो आप फॉलो कर रहे हैं। एक बात हम कर रहे थे कि भाई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट अगर हमारे पास है तो सॉफ्टवेयर का जो प्रोडक्ट आपका बन के आ रहा है उसको कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। हमने कहा था भाई प्रोजेक्ट की साइज़ एक बहुत मेजर कंसेप्ट है। जनरली तो हम बात करते हैं भाई साइज़ का, जो आपका प्रोजेक्ट का कंसर्न है, प्रोसेस का कंसर्न है, वो तो है ही, लेकिन जो आपका प्रोजेक्ट, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको एंड रिजल्ट जो आपके पास है, प्रोजेक्ट का एंड रिजल्ट है, उसको इन्फ्लुएंस क्या चीज़ करती है? आपकी साइज, प्रोजेक्ट की साइज। देन हमने कहा डिलीवरी डेडलाइन, आपकी डेडलाइन क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपके फाइनल एंड रिजल्ट को रिफ्लेक्ट करता है। बजट्स, कॉस्ट, बजट्स की बात, कॉस्ट की बात, एप्लीकेशन डोमेन की बात, टेक्नोलॉजी की बात, सिस्टम कंस्ट्रेंट की बात। देन हमने बात की थी यूजर रिक्वायरमेंट्स, अवेलेबल रिसोर्सेज। ये तमाम फैक्टर्स हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं। हर चीज़ आपके प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन में जो भी कंस्ट्रेंट्स आपके पास है, जो कम्युनिकेशन आपके पास है, जो रिक्वायरमेंट अगर बार बार चेंज हो रही है, वो जो आपके पास आ रही है, जो रिसोर्सेज आपके पास कम है, ज़्यादा है, किस डोमेन में आप काम कर रहे हैं, बजट क्या है, कॉस्टिंग कितनी आ रही है, बजट और कॉस्टिंग में डिफरेंस कितना है। अगर आपने कहा कि भाई हमारे पास तो 1 लाख रुपए का तो खर्चा हो रहा है और 1 लाख, या आप कहें 1 लाख रुपए का प्रोजेक्ट आपने लिया है और सपोज 99,000 आपके खर्च हो गए, तो आपका जो एंड रिजल्ट है, आप एंड रिजल्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके देना चाहेंगे कि भाई ऐसा ना हो जाए कि मुझे इसमें लॉस हो जाए, प्रॉफिट कम से कम होता दिख रहा है, बहुत मिनिमम होता दिख रहा है, और ये मिनिमम जो है पता नहीं कब जीरो हो जाए या कब मैं नेगेटिव में चला जाऊँ। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट के एंड रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करती हैं। देन हमने बात की थी कि भाई प्रोजेक्ट फेल क्यों होते हैं। प्रोजेक्ट फेल होने के पीछे हमने कुछ एक कंसेप्ट की बात की थी कि कोई अनरियलिस्टिक डेडलाइन हो। अनरियलिस्टिक डेडलाइन, कोई 6 महीने का प्रोजेक्ट है, आपको कहा साहब इसको 10 दिन में देना है, 5 दिन में देना है, 15 दिन में देना है, अनरियलिस्टिक, जो कि संभव नहीं है, तो प्रोजेक्ट फेल होना है। भले ही आपने प्रोजेक्ट को ले लिया, आपको हो सकता है प्रॉफिटेबल भी हो जाए, हो सकता है आपने बहुत बड़ा एडवांस ले लिया हो, लेकिन 5 दिन में आप उसे दे नहीं पाएंगे, तो अनरियलिस्टिक डेडलाइन होने की वजह से प्रोजेक्ट आपके फेल हो जाते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट अगर आपकी चेंज होती है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट अगर बहुत तेज़ी से आपकी चेंज हो रही है, तो उसके लिए, उससे आपके प्रोजेक्ट के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने कहा एन ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेशन। ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेशन एक रीजन होता है जिसकी वजह से कि आपके प्रोजेक्ट फेल होते हैं। आपने अपने हिसाब से बहुत कोशिश की, आपको लगा कि हाँ मैं कम से कम कॉस्टिंग में इसको इतने दिन में कंप्लीट कर लूँगा, आप उन चीज़ों को डिटरमाइन नहीं कर पाए जो कि वास्तव में उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी, तो वो ऑनेस्ट अंडर एस्टिमेशन है। आपने खुद ने आप जान करके नहीं किया, आपने अपने आप को, आप कहें इस तरीके से कि भाई मैं कम से कम खर्चे में इस प्रोजेक्ट को इतने दिन में करके दे दूंगा। प्रेडिक्टेबल एंड अनप्रेडिक्टेबल रिस्क, रिस्क आपकी प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल दोनों प्रकार की हो सकती हैं। हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज, हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, हो सकता है आपके प्रोजेक्ट के अंदर कुछ ऐसी टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ रही हैं जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही हैं, और उन्हें आपने, जिसकी वजह से कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो रहा है। मिस कम्युनिकेशन अमंग प्रोजेक्ट स्टाफ, प्रोजेक्ट का जो स्टाफ है उसके बीच में मिस कम्युनिकेशन हो रहा है। एंड फेलियर इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बीच में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में फेलियर। ये तमाम रीजन होते हैं जिससे कि आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। ये हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे। शायद यहीं तक हमने लास्ट क्लास में एक टू गेट द एसेंस ऑफ प्रोजेक्ट ये हमने डिस्कस किया था, हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था। एक जनरल बात थी कि भाई प्रोजेक्ट हम क्यों बना रहे हैं, प्रोजेक्ट के बनाने के पीछे क्या कारण है, कब तक बन जाएगा, रेस्पॉन्सिबल कौन है, ऑर्गेनाइजेशनली लोकेटेड कहाँ कहाँ पर लोग हैं, ये तमाम चीज़ें हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक हमने बात की थी। एक आपके पास आता है मेजरमेंट्स एंड मेट्रिसेज। अब इसकी कुछ एक चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अभी डिस्कस नहीं करूँगा। एक कॉस्ट एस्टिमेशन का एक अलग से सेक्शन हम लेना चाहेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन जब हम बात करते हैं तो कॉस्ट एस्टिमेशन कैसे कैसे होता है।
अलग अलग मेथड से कॉस्ट एस्टिमेशन के फंक्शन पॉइंट्स आपके हो सकते हैं, आपके एलओसी बेस्ड हो सकता है, कोकोमो मॉडल हो सकता है, और तमाम मॉडल्स आपके पास हैं। तो एक हल्का सा आइडिया अभी हम ले रहे हैं, बाकी कॉस्ट एस्टिमेशन के लिए हम बिल्कुल अलग सेपरेट एक क्लास रखेंगे, शायद एक या दो क्लासेज, क्योंकि पिछली कुछ एग्जाम्स के अंदर फंक्शन पॉइंट्स और कॉस्ट कोकोमो के ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि उसको अपन अलग से डिटेल में बात करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि वो आपके लिए बोनस मार्क्स हैं। अधिकतर बच्चों के वो गलत हो जाते हैं, अधिकतर कैंडिडेट्स उसको गलत कर बैठते हैं, और अगर आपका सही होता है तो बोनस मार्क्स हैं, ठीक है ना। अगर हम कहें कि 2000 लोग बैठे हुए हैं और वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसलिए उससे 20 या 25 लोग ही कर पाए, तो बस 20-25 लोगों के लिए बोनस है, ठीक है। तो इसलिए मैं उसे डिटेल में अलग से करना चाहूँगा। ओके, हाउ डू वी मेजर, किसी भी चीज़ को मेजर कैसे करेंगे। मेजर करने के लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स हैं, टू कैरेक्टराइज, उसको कैरेक्टराइज करें, उसके फीचर्स को हम देखें, टू एवैल्यूएट, उसके बाद उसको एवैल्यूएट करें, टू प्रिडिक्ट एंड टू इम्प्रूव। इस वजह से हमें इनको मेजर करना होता है। वाई डू वी मेजर, क्यों मेजर करते हैं, कैरेक्टराइज